हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परागण के बारे में। परागण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, स्वपरागण, परपरागण, ये सभी क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें स्वपरागण होता है, ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें परपरागण होता है, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उसके जो 4 चक्र थे, बाह्य दल, पुंकेसर, ये सभी हमने पढ़ा। हमने चित्र की सहायता से समझा भी था। मैंने आपको फूल भी दिखाया भी, कैसे क्या गया, उसमें वर्तिकाग्र कहाँ होता है, अंडाशय कहाँ पर होता है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। बाह्य दल क्या होता है, बाह्य दल वो होता है जो पुष्प होता है उसके बाहरी भाग पर हरे रंग का होता है, जो उस पुष्प की सुरक्षा करता है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपको रिवाइज हो गई होंगी। तो चलिए, और हाँ एक चीज़ और, वीडियो को देखने से पहले आप जो पिछले वीडियो कंटिन्यू करके देख रहे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लिया करिए। ठीक है, चाहे अपने नोट से रिवाइज कर लो, चाहे वीडियो को स्पीड बढ़ा के फटाफट से, जैसे 1x है तो उसको 2x पे कर लो या फिर 1.5 पे कर लो, ऐसे करके उसको देख 1.5 पे कर लो, उसको स्पीड आगे बढ़ा के फटाफट से देख लिया करो। 8-10 मिनट की वीडियोस होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से टाइम 2-3 मिनट का लगेगा रिवीजन करने में, है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं परागण क्या होता है। लिखिएगा डेफिनेशन, पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है या पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परागण कहते हैं। फिर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब इसमें आता है परागण 2 तरीके से होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर पहुंच जाते हैं। इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वपरागण कहते हैं। नाम क्या है, स्वपरागण। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। ठीक है, तो परागण क्या हो रहा है, स्वयं ही हो जा रहा है, उसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं हमें पड़ रही है। दूसरे तरीके से क्या है, पर परागण है। अब पर परागण, पर का मतलब दूसरा, ठीक। तो पर परागण क्या होता है, पराग कणों को अन्य पुष्प तक पहुंचने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसके माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, वायु हो सकता है, कोई कीट हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे वो तो डिपेंड करेगा, है ना। तो कह रहा है पराग कणों के अन्य पुष्प तक पहुंचने के लिए क्या होता है, साधन की आवश्यकता होगी, जहां पर वहां क्या होगा बच्चों, पर परागण होगा। पर का मतलब दूसरा और स्व का मतलब स्वयं। जहां पर परागण स्वयं ही हो जाए, मतलब वहां पर किसी साधन की आवश्यकता ना पड़े, और क्या हो, उनके जो परागकण है वो दूसरे पुष्प पे पहुंच जाए, या उसी पौधे, उसी पुष्प के दूसरे पौधे पर, या उसी स्वयं ही उसी पुष्प पे पहुंचे, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हमें लिखना है स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है, क्योंकि आपसे अंतर पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर कई बार शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है, कह देता है कि स्वपरागण परपरागण में 3 अंतर लिखकर दिखाइए या 4-5 अंतर बताइए, तो ऐसे आ सकता है आपका सवाल, है ना। तो चलो अब हम हेडिंग डालेंगे, इधर लिखेंगे स्वपरागण, इधर लिखेंगे परपरागण, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमें पढ़ना है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। आप सोचेंगे मैंने स्वपरागण तो लिखा लेकिन परपरागण तो लिखा नहीं है, अंतर कैसे पता चलेगा। देखो, यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। अगर आपको 1-2 चीज़ों में अंतर करने को बोला जाए, एक चीज़ आपको याद हो तो दूसरा बिना याद किए भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे, ठीक है, बस ध्यान से आप पढ़िएगा। स्वपरागण क्या होता है, किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर स्वपरागण में बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, अभी आपने डेफिनेशन पढ़ा, पर परागण में क्या होता है, बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। तो अगर यहाँ पे जो चीज नहीं है वो यहाँ पे होगी, ठीक, दूसरे चीजों में। तो स्वपरागण में क्या है, बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, तो पहला इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, पर परागण में किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, ठीक। दूसरा, अब यहाँ पे सेम टू सेम आप लिख लेंगे ना, इसमें क्या हो रहा है, आवश्यकता होगी, इसमें क्या हो रहा है, आवश्यकता नहीं है। दूसरा लिखेंगे, स्वपरागण वाले पुष्प छोटे आकार के होते हैं, तो इसमें क्या अपने आप समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा, बड़े आकार का होगा। इसमें अगर पुष्प छोटा है तो पर परागण में पुष्प आकार क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा भी समझ गए, ठीक।
इसमें पुष्प के आकार क्या हो रहे हैं, छोटे, तो इसमें पुष्प का आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तीसरा लिखेंगे कम आकर्षक होते हैं। जो स्वपरागण वाले पौधे होते हैं वो कम आकर्षक होते हैं। तो समझ में आ गया कि पर परागण में क्या होगा, चटकीले रंग के या अच्छे आकर्षक पौधे हमें मिले, पुष्प हमें मिलेंगे। तो लिखेंगे क्या इसमें कि हमें इसमें क्या होगा, चटकीले रंग के पौधे पुष्प प्राप्त होते हैं। चटकीले रंग के पुष्प हमें इसमें प्राप्त होते हैं, या फिर अधिक आकर्षक वाले पौधे पुष्प हमें मिलते हैं। ठीक है, जो चीज इसमें नहीं है वो चीज इसमें होगी 100%। ठीक। चौथा क्या है, एक ही पुष्प या एक ही पौधे के दो पुष्पों में होता है। स्वपरागण में क्या होता है, मान लीजिए गुलाब का एक पौधा है, ठीक, तो उसके एक पुष्प, कोई एक पर्टिकुलर फूल है उसका, तो उसके एक फूल में स्वपरागण होगा, या फिर उसी गुलाब के पेड़ के दो अलग अलग फूलों में स्वपरागण होगा। तो ये है स्वपरागण। लेकिन परपरागण में क्या होता है, यही चीज नहीं होती। उसमें क्या होता है, दो अलग अलग पौधे के दो अलग अलग पुष्पों में क्या होता है बच्चों, परागण होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ही उसमें क्या होता है, साधन की आवश्यकता होती है। साधन में कौन कौन आते हैं, हवा आ सकती है, कोई कीट आ सकते हैं, कोई छोटे मोटे पक्षी आ सकते हैं, है ना। तो ये सभी साधन का काम करते हैं। स्वपरागण में एक ही पौधा होगा, एक ही पौधे के दो अलग, जैसे एक पौधा लगा हुआ है, उसी पौधे के कई, उसमें बहुत सारे फूल लगे होंगे ना, एक ही फूल तो लगा नहीं होगा, तो बहुत सारे जिसमें फूल होंगे, तो कोई दो उसी पौधे में लगे हुए दो फूलों में स्वपरागण होगा। लेकिन परपरागण क्या होगा, एक पौधा यहाँ है, एक पौधा लगा, दूसरा पौधा, दोनों पौधों के दो फूल हैं, उन दोनों फूलों में जब किसी माध्यम से परागण होगा तो वो किस में आएगा, परपरागण में आएगा। समझ गए ना। चलो अब हम पढ़ते हैं निषेचन क्या होता है। हेडिंग डाल दीजिए निषेचन। तो लिखेंगे उसमें नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन को निषेचन कहते हैं। ठीक बच्चों, समझ रहे हो क्या कह रहा है। निषेचन क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं, निषेचन प्रक्रिया कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट लिखिएगा नीचे, यह प्रक्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। यह प्रक्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। निषेचन में क्या होगा, परागण की क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। ठीक है, जंतुओं में लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। हमने पुष्पों और पौधों में पढ़ लिया, लैंगिक भी पढ़ा, अलैंगिक भी पढ़ा, दोनों के अलग अलग भाग, कायिक जनन, ये सभी हमने पढ़ लिया। स्वपरागण, परपरागण, निषेचन प्रक्रिया, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर जिन्होंने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, चैनल पर जाकर उसको प्लेलिस्ट में से देख लीजिए आप लोग। अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, जो पार्ट आपको नहीं समझ में आया वो पार्ट आप उसमें से निकाल करके, इसीलिए मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिख दिया, जो चीज़ जिस वीडियो में है वो चीज़ मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखना शुरू कर दिया है, ताकि आप अच्छे से एक्सेस कर पाओ। मतलब तुरंत देख के आपको ढूंढना ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। बच्चों, आपके लिए हर चीज़ सुविधाएं मैं कर रही हूँ, बस आपका एक ही काम है, वीडियो को शेयर करते रहना। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।